तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अगर किसी भी ग्राफ मोशन में किसी भी ग्राफ दिया हुआ है जैसे x वर्सेस t या v वर्सेस t, तो हम उस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि वो जो ग्राफ है x वर्सेस t या v वर्सेस t, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है मोशन के बारे में, कि मोशन कैसा हो रहा है, मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये सारा चीज़ें हमें ग्राफ से पता चल जाएंगी और इसी को हम बोलते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन। तो चलो पहले हम देखेंगे x वर्सेस t का। फर्स्ट हम देखेंगे x वर्सेस t का ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के अलग अलग केसेस हम देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। तो केस 1 हमें दिया है, हमारा जो इस एक्सिस में है हमारे पास टाइम है और ये जो एक्सिस है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसके बीच में जो लाइन है, जो हमारा ग्राफ जो कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है वन पोजीशन टू अनदर, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। दिस इज द ग्राफ लाइन। तो अब इस ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो हम समझेंगे। कभी भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन दिया हो तो आपको इन्हीं स्टेप से फॉलो करना है कि सारी इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। तो पहले तो इसमें हमें देखना है कि ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं O। अभी ये जो ग्राफ है वो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की तरफ ही हो रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की तरफ। यहां पर हम अपना कोई एक ओरिजिन दे देते हैं। दिस इज माई ओरिजिन पॉइंट, दिस इज माई ओरिजिन पॉइंट O। और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस ओरिजिन से हम उसके डिस्टेंस या पोजीशन को नापेंगे, इस वाले पॉइंट से उसकी पोजीशन या डिस्टेंस को नापेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है, कभी भी आपको पोजीशन डिफाइन करना है तो हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चाहिए। विदाउट ओरिजिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई एक ओरिजिन की ज़रूरत होती है। तो इस केस में मैं इस पॉइंट को O को मैं अपना ओरिजिन ले रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा टाइम t इक्वल टू 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन में ही है। इसका मतलब हुआ जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वही हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसी ही पोजीशन में है, ओरिजिन में ही है, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है। अब जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है, दिस इज अवर t1, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x1। जैसे टाइम बढ़ रहा है t2, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2। तो ऐसे हमें क्या पता चल रहा है इससे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस ओरिजिन से दूर जाते रह रहा है। ये t1 में ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, दिस इज x1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस था x2। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होगी कि हमारा जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ में मोशन है। मोशन का डायरेक्शन इसकी तरफ है। ठीक है। यहाँ से ग्राफ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। तो पहला तो केस हमारा सॉल्व हो गया कि मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन कैसे हो रहा है बॉडी का। अब दूसरा चीज़ क्या निकालते हैं इसमें देखते हैं, अगर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है
टाइम के साथ अपनी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, पोजीशन या डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताई है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर वेलोसिटी, दैट इज आवर वेलोसिटी। अब हम लेते हैं कोई एक, और ये क्या हो जाएगी, इसका फिजिकली क्या मतलब होता है कि डी एक्स वाई डी टी बताता है कि दिस इज अ स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, डी एक्स वाई डी टी क्या हो जाएगा? स्लोप किसका? एक्स वर्सेस टी ग्राफ का। तो अभी देखिए, अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, स्लोप लोगे, तो उस पॉइंट की जो है स्लोप जो होगा, उस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो उसका वेलोसिटी बताएगा। जैसे मेरे पास ये पॉइंट ले लिया तो स्लोप क्या है? ये वाला स्लोप है। ये पॉइंट ले लिया तो इसका स्लोप क्या है? ये स्लोप है। ये वाला पॉइंट ले लिया तो स्लोप क्या है? ये स्लोप है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है कि जैसे हर एक पॉइंट, जैसे T1 जो टाइम पे जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है x1 T1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 T2, इन दोनों का स्लोप सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इस पॉइंट पे और वेलोसिटी इस पॉइंट पे सेम है, क्योंकि स्लोप जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। क्या है? स्लोप सेम है। हम आगे एक ऐसा केस भी देखेंगे जहाँ पर स्लोप जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। बट इस फर्स्ट केस में हमारा जो स्लोप है x वर्सेस t का, वो कांस्टेंट है, और x वर्सेस t का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूले से भी आपको डायरेक्ट पता चलता है। डी एक्स बाई डी टी के, अगर किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना पड़ता है, जैसे आपके पास y एक्सिस में y दिया है, यहाँ पर x दिया है, आपको बोला है स्लोप निकालो किसी भी कर्व का किसी पॉइंट में, तो आप क्या करते हो? डी वाई बाई डी एक्स करते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है? हमें स्लोप दे देता है। सिमिलरली इस ग्राफ में क्या होगा? डी डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी क्या दे देगा? स्लोप दे देगा इस लाइन की, जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप कि आपकी जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन, जब तक वो ट्रेवल कर रही है टाइम के साथ, वो कांस्टेंट है। तो वी कैन से सेकेंड इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब कितनी वेलोसिटी है तो उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल देते हैं। तो इधर कितना है? x2 T2, तो इसको लिख लेते हैं। तो अब निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में? आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा? डेट इज x2 का मैग्नीट्यूड -0 डिवाइडेड बाई T2 -0। तो ये क्या हो गया? x2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई T2। ये क्या हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी। और ये स्लोप किसके बराबर होगी? आप ढंग से देखोगे तो ये स्लोप x1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और T1 के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन भी हो रहा है थ्रू आउट द टाइम। अब चलिए, यहाँ तक हमने निकाल दिया। तो वेलोसिटी तो हमारी क्या हो गई है? इट्स कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसमें एक्सीलरेशन का बात करते हैं। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इस केस में क्या है? हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, नोट dv/dt ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो वो 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस पूरे मोशन के लिए हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोशन इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकेंड लिखेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। थर्ड लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये 3 चीज़ें हमने इस पूरे ग्राफ से निकाली। और इसमें एक चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको यूनिफॉर्म वाले वीडियोस में समझाया है कि ऐसा जो ग्राफ आता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों होता है। तो चौथा पॉइंट है मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखते हैं केस 2 को। केस 2 कैसा मोशन है, हमारे पास कुछ इस प्रकार का मोशन दिया हुआ है। यहाँ पर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर है हमारा टाइम, और मोशन जो हो रहा है इसी ऑब्जेक्ट का कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कुछ ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक x1 है, x1 डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे है, यहाँ पर ये x2 डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे है, और यहाँ पर टाइम ले लेते हैं t2, और यहाँ पर टाइम है 0। तो पहले हम देखेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है ऑब्जेक्ट का इस केस में। तो पहले हम मोशन को देखेंगे। तो अभी देखोगे हमें फिर से एक क्या लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेना पड़ेगा। ये x ओरिजिन, ये मेरा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। अब स्टार्टिंग में मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ x1 डिस्प्लेस हो गया है, मतलब ऑलरेडी उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करके रखा है फ्रॉम एन ओरिजिन O। तो हम क्या करेंगे, एक x1 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 में, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज x1 डिस्प्लेसमेंट, x1 डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम हुआ कुछ t1, यहाँ पर टाइम हुआ कुछ t1 डैश ले लेते हैं, t1 डैश कुछ टाइम हो गया। तो क्या हो रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से ये कहाँ की तरफ मूव कर रहा होगा, ये पॉसिबल कब है, जब ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, टूवर्ड दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा कि हमारा टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, और जब एक फाइनल पॉइंट आएगा, फाइनली एक पॉइंट आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का x2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2। ठीक है, और कौन से टाइम में, t2 टाइम पे। ये कब आ जाएगा, t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारा जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, जब वो x2 डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा पॉइंट ओरिजिन से, O ओरिजिन से। ठीक है,
तो हमें मोशन का पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियली वो कुछ एक डिस्टेंस पे डिस्प्लेस था और फिर ओरिजिन के टूवर्ड्स आ रहा है। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई। अब दूसरा बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी जैसे मैंने बोला था, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को इस केस में? और डिस्प्लेसमेंट क्या बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो इस केस में भी देखोगे स्लोप क्या है? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। स्लोप इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो इसका मतलब है थ्रू आउट द मोशन हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और क्या वैल्यू हो सकती है उसकी? 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट है x, टाइम t इक्वल टू 0 में कहाँ पर है? x1। तो 0, x1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है t2 x2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? x2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस x1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? t2 माइनस 0। और आप देखोगे यहाँ पर गौर से देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ x2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ x1। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारी वेलोसिटी क्या आई है? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या दर्शाता है? नेगेटिव दर्शाता है कि हमारी जो वेलोसिटी वो है वो एक्स एक्सिस, या जहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है उसके ऑपोजिट साइड में मोशन हो रहा है। तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है। मतलब और जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट की तरफ मोशन हो रहा है। अब फिर से इसमें देखते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं इस केस में? सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है इस केस में? कांस्टेंट है। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का 0 है। तो इस वाले केस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने देखा एक तो है इस ग्राफ से, अगर ग्राफ ऐसा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है। और एक्सीलरेशन सेम 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं केस थर्ड। अब केस थर्ड क्या है? सेम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और हमारे पास कैसा मोशन है? कुछ इस तरीके का मोशन है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये मोशन कैसा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट इनिशियली t इक्वल टू 0 में कुछ एक पोजीशन में डिस्प्लेस्ड है। सपोज मैं x1 डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, वो x1 डिस्प्लेसमेंट में ही है। तो मतलब क्या हुआ? तो हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारे पास x एक्सिस है।
अब क्या है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कुछ एक पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड है और वो डिस्प्लेसमेंट है आपका ओरिजिन से x1 t इक्वल टू 0 में। अगर आप कोई और टाइम लेते हैं इसमें, सपोज t इक्वल टू t2 लेते हैं, ठीक है, ये t2 टाइम, तो आप देखोगे उसकी पोजीशन अभी चेंज ही नहीं हुई है, एक ही जगह है, जहाँ t इक्वल टू 0 था वहीं पर ही वो t इक्वल टू t2 में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, वेलोसिटी क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी 0। और अगर वेलोसिटी 0 है तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो हमारे पास इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा कंसेप्ट। अब हम देखते हैं केस 4 को। केस 4, तो केस 4 क्या है, हमारे पास सेम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम का ग्राफ है। और ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज लाइक दैट, स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 में वो ओरिजिन में ही है और फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस केस लाइक दिस। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। तो अभी हम क्या बता सकते हैं इस केस में, ऑब्जेक्ट कैसे क्या मोशन हो सकता है इसका। तो एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ से, अगर हमारा ऑब्जेक्ट को फिजिकली देखेंगे कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेम हमारे पास ओरिजिन O है, ये है मेरे पास x एक्सिस। तो t इक्वल टू 0 में ऑब्जेक्ट जो है वो तो ओरिजिन में रुका हुआ है। अब कुछ एक टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, x1 है, कुछ और टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या है, x2 है। तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन O, तो वो ओरिजिन से दूर जाते रह रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में है, इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोशन का है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो एक चीज़ तो यहाँ से हमें पता चल गई। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या हो रहा है इसका, तो जैसे मैंने बताया था वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब और ये क्या होता है, स्लोप होता है, ये क्या होता है हमारा, स्लोप होता है। तो हम इन पॉइंट्स पे स्लोप निकालते हैं। तो पहले स्लोप क्या है हमारे पास, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे स्लोप होगी कुछ ऐसे, और इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे स्लोप होगी ऐसे। तो आपको क्या पता चल रहा है, इसमें नेमिंग कर देते हैं। इसको ले लेते हैं S1 स्लोप, इसको ले लेते हैं S2 स्लोप, इसको ले लेते हैं S3 स्लोप। तो ग्राफ देखने से तो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि S1 जो है वो लेस है S2 से और S2 लेस है S3 से। और बेसिकली ये क्या है, S1 S2 S3 क्या है, स्लोप है, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स पे स्लोप है। तो और
अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बढ़ती जा रही है, मतलब गाड़ी धीरे 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 करते स्पीड पकड़ती जा रही है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ट्रेन। अगर आप ट्रेन में आप सफ़र किए हो तो आपने देखा होगा कि इनिशियली जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो पहले धीरे से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ते 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 स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड हुई, फिर कुछ टाइम के बाद बढ़ गई स्पीड, फिर कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा उस केस में कुछ ऐसा ही आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखेगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। इस केस में बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या, इस पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो अब एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? सिंस हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट एक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बट हाँ एक चीज़ हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है कि कांस्टेंट है। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? सिंस हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dt ब्रैकेट में dx/dt। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और dx/dt मैंने बताया था क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी होता है। और dx/dt को और क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लोप है x वर्सेस t ग्राफ का, वो कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो टाइम के साथ जैसे हमारा जो है ये स्लोप चेंज करेगा उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन ही है हमारा। ठीक है, तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या होगा? इस केस में डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप थी s1, इस पॉइंट पे स्लोप है s2, और स्लोप चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा s2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो हमारा स्लोप जो है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द मोशन हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस, और एक हो सकता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का चेंज। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस s2 minus x1 divided by t2 minus t1 must be equal to s3 minus s2 and t3 minus t2। ठीक है, ये बराबर होगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखना है, t2 ये जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब दिस डेल्टा t मस्ट बी इक्वल टू दिस डेल्टा t, मतलब चेंज इन स्लोप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है आपके ग्राफ में तो आप बोलोगे आपका जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है। अगर ये चीज़ जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, इफ दिस कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाइड, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको बोलेंगे हम दैट इज अ केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब उस केस में एक्सेलरेशन जो है चेंज कर रही है। तो इस वाले ग्राफ से हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला? एक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है,
दूसरा जो है वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर स्लोप चेंज हो रहा है, अगर जैसे एक्सेलरेशन है उसको dv बाई dt लिखते हैं, तो dv बाई dt को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो भी हमारा एक्सेलरेशन ही होता है। और एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए जिसमें ये जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। अब हम लास्ट केस देखते हैं, केस फिफ्थ। अब इन सब केसेस को मिला के कोई भी सिचुएशन बन सकती है, आपको बस डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। तो लास्ट में एक केस बचता है, दैट इज लाइक दिस। अब आपके पास एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें मोशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस किस के बीच में, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के केस में। अब क्या है, जो मोशन हो रहा है दिस इज समथिंग फॉलोइंग लाइक दिस पाथ। तो इस मोशन में हम देखते हैं कि कोई डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, एक ए पॉइंट ले लेते हैं, एक ए पॉइंट ले लेते हैं और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहाँ की तरफ, ये ले लेते हैं हम टाइम t1, यहाँ ले लेते हैं हम टाइम t2, यहाँ ले लेते हैं हम टाइम t3, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, तो सेम सिनेरियो, हमें एक ओरिजिन लेना है और ओरिजिन में एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता देना है। अब ग्राफ को देखिए ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ थी, जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन में है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन में ही है, ओरिजिन में ही बैठा हुआ है। जब टाइम बढ़ा तो वो कहाँ पहुँच गया, x1 डिस्प्लेसमेंट में पहुँच गया। तो x1 पोजीशन में पहुँच गया, मतलब कुछ डिस्प्लेस कर दिया बॉडी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा x1। अब टाइम t2 हुआ तो बॉडी और आगे चली गई, टाइम इक्वल टू t2, ये जो है टाइम इक्वल टू t1 का है। सिमिलरली फिर गाड़ी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम इक्वल टू t3 पे और आगे डिस्प्लेस हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से तो एक चीज़ कंफर्म होगी कि हमारा मोशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये तो पता चल गया हमें। अब है बात वेलोसिटी की थी, अभी आपको ये क्लियर हो गया, वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है वेलोसिटी में, जैसे मैंने आपको बताया था स्लोप निकालना है। वेलोसिटी क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई डी टी। तो स्लोप मार दो अलग अलग सिचुएशन में, यहाँ स्लोप क्या है, ये स्लोप है, इस केस में स्लोप क्या है, ये स्लोप है, इधर क्या है, ये स्लोप है। तो क्या मिल रहा है आपको, इसको ले लो s1 स्लोप, इसको ले लो s2 स्लोप, इसको ले लो s3। मतलब क्या हुआ, s1 इज ग्रेटर देन s2 इज ग्रेटर देन s3। मतलब स्लोप जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। अगर स्लोप टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है रुक रहा है, पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर रुकने लगी। इसका एग्जांपल क्या है बेस्ट, वो ट्रेन। फिर से ट्रेन जब रेलवे स्टेशन नज़दीक आ जाता है तो क्या होता है, अपनी स्पीड को धीमा कर देता है, ठीक है। जैसे ही रेलवे स्टेशन में रुकना होता है तो पहले तेज़ी से आ रही होती है, फिर धीरे 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 करते अपनी स्पीड को कम करती रहती है। तो वैसे मोशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, s1 जो स्लोप है इज़ ग्रेटर देन s2 स्लोप एंड इज़ ग्रेटर देन s3 स्लोप। मतलब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो है इज़ डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन भी बहुत इजी है। एक्सेलरेशन क्या बताया था, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। dv/d रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, dx/dt, और ये क्या हो जाएगा, dx/dt बेसिकली स्लोप है। तो हमें क्या देखना है कि स्लोप कैसे चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्लोप कैसे चेंज कर रही है इस केस में, स्लोप डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसको लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अभी आपको पता है सिंस s1 इज ग्रेटर देन s2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। मतलब जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। क्या बोलेंगे इसमें, बॉडी इज डी एक्सीलरेटिंग, मतलब बॉडी जो है रुक रही है, टाइम के साथ रुक रही है, तो मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है। और वही कंडीशन जो पहले, अगर ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, s2 माइनस s1 t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू s3 माइनस s2 t3 माइनस t2। तो और इसमें कंडीशन क्या है, t2 माइनस t1 मस्ट बी इक्वल टू t3 माइनस t2, मतलब इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम पे स्लोप जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लिखेंगे हमारा जो एक्सीलरेशन जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक x वर्सेस t का पूरे ग्राफ का समझ आ गया होगा। अब इसमें से कोई भी सिनेरियो बन सकता है, इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है।